हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई ट्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आए दिन लगातार मैं देख रहा हूँ यही चर्चा बार बार होती है। मैंने क्लास में भी देखा है और कई जगह और कई लोगों से बात करते हुए देखा। मेरे कई फ्रेंड एन कानपुर में भी हैं और दो तीन फ्रेंड एन हावड़ा में भी हैं। ठीक है, तो मैं हर बार यही चर्चा की एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए। कभी कभी आपको देखेंगे कि कुछ चैनल वाले हैं, मतलब कुछ ऐसे चैनल वाले हैं, इतने खतरनाक लोग हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे चैनल वाले हैं और बहुत फेमस चैनल है। अगर बात करें कि CITS एंट्रेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, आई ITI संबंधित जितनी वैकेंसियाँ निकलती है उसकी तैयारी करता है। उसका 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 मेथड समझिए, वो कह क्या रहा है। CITS का जब एडमिशन शुरू हुआ था तो उस समय कह रहा था कि जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए और जिनको क्लास नहीं करना है उनके लिए आप मुझसे संपर्क करें। खुलेआम, मतलब ये चीज़ें कि आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपका CITS में करा दूंगा, अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि सब, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे जो कॉलेज हो, सारे कॉलेजों में 100% अटेंडेंस, 80% अटेंडेंस चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन वो खुलेआम कह रहा था कि आप, मतलब जो लोग चाहते हैं कि जॉब भी कर लें और CITS भी कर लें तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज में आसानी से हो जाएगा और आप हमसे संपर्क करें। वो जो इंस्टीट्यूट है या कहा जाए वो कोचिंग संस्था जो है वो खुलेआम करा। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, उसका सुनिए। दूसरी तरफ वो आपको बता रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ITI के बाद या CITS के बाद, जो चाहिए एक्सपीरियंस, जैसे ITI के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक के लिए जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, तो उसमें आप धांधली नहीं कर सकते हैं। आप फर्जी मत बनवाइएगा, नहीं आपकी नौकरी जा सकती है। मतलब एक तरफ क्या बात कह रहा है और एक तरफ क्या बात कह रहा है। ठीक है, एक तरफ आपसे कह रहा है कि आप CITS घर बैठे कर सकते हैं और एक तरफ आपसे कह रहा है कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी या आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। यार, किसे मूर्ख बना रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और इस बंदे ने, मैं बता दूं, इस बार CITS में इतने लोगों को ठगा है इस कोचिंग ने। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि जब भी CITS की अगली जो एडमिशन की जो भी चीज़ें आएंगी उसमें मैं सतर्क करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खुल के इसका विरोध करूँगा, क्योंकि इस बंदे ने बहुत लोगों को ठगा है। बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने कहा कि मैंने इसका बैच लिया और इसका बैच लेने के बाद इसकी दशा देखिए क्या है। इसने 4 वीडियो 5 वीडियो मैथ पे डाला था, 3 वीडियो 2 वीडियो जो है रीजनिंग पे डाला था और उसके बाद जो सब्जेक्ट ट्रेड था आपका, उस पर आपको आधा कहीं इंग्लिश में नोट्स था तो आधा हिंदी में नोट्स था तो आधा पूरा बुक डाल दिया था। ये इस तरह से तैयारी कराया था। ये इसकी ये हालत थी। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आगे CITS करेंगे या जो बच्चे CITS करने के बाद आगे जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती आएगी, कहीं इससे बैच मत ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं उसे आने वाले समय में आगाह करूँगा, वो कौन है, किस तरह का संस्था चलाता है, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको डिटेल दूँगा। और पर्सनली आप मैसेज करेंगे तो मैं उन्हें उसका नाम भी बता दूँगा कि ऐसे बंदे का कभी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बाकी बहुत अच्छे-अच्छे हैं जो चला रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ाए हैं। मैंने कई ऐसे भी बच्चे भाई मेरे बैच लिए थे जिन्होंने बताया कि यार बहुत अच्छी तैयारी कराए, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, मेरा एडमिशन अच्छे से हो गया। लेकिन इस बंदे से बच के रहिएगा, ये बहुत ही फ्रॉड इंसान है। मैं सिर्फ, मेरा एक ही चीज़ है, आपको बचाना है। आपको ऐसे लोगों से, फर्जी लोगों से दूर रखना हो। देखिए, आप सोचिए, इसी का मतलब समझिए। ये खुल के कह रहा था, आप उठा के देखिएगा, मिल जाएगा वीडियो, आप थोड़ा-सा भी मैच कराएँगे मिल जाएगा। ये बंदा कह क्या रहा था, कह रहा था कि आपको एडमिशन लेना हो CITS में और प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, आपको क्लास नहीं करना पड़ेगा। साफ खुल के कह रहा था, मैं उसकी व्यवस्था करा दूँगा, आप मुझसे संपर्क करिए। और वही बंदा ये कह रहा है कि आपका जब आप जॉब के लिए आगे भर्ती आएगी उसमें आपका जो अनुभव होना चाहिए वो फर्जी नहीं रहना चाहिए। पहले तो तुम खुद फर्जी कर चुके हो, दूसरी बात ये कह रहे हो। ये चीज़ें हो गई, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए, उसको अपने गाँठ बाँध लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और लास्ट में एक ऐसी कहानी आपको सुना के जाऊँगा जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। ठीक है? जो मैंने देखा, ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 70 लोगों के बीच में, 70 लोगों के अंदर ये जो थोड़ी-सी कमी है, ये सबके में पाई जाती है। मेरे अंदर भी ये कमी थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल बहुत कर चुका हूँ।
ठीक है, वही चीज़ आपसे भी कहूँगा। वही चीज़ उसी पर एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, सुन के जाइएगा। ये पूरी वीडियो देखिएगा, सुन के जाइएगा, आपको कहानी बहुत सुंदर लगेगी और आपको बात समझ में भी आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले अहर्ता देख लेते हैं, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो कैसे चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें जो लिखा है मैं उसको पढ़ भी दूँगा, मैं उसको समझा भी दूँगा। देखिए सुनिएगा क्या कह रहा है, अनिवार्य अहर्ता, ठीक है। कह रहा है कि अनुदेशक के पद, ठीक है, अनुदेशक के पद पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए, ठीक है, पद हेतु अभ्यर्थी के लिए, ठीक है, निम्नलिखित अनिवार्य जो भी अहर्ताएँ धारित करना आवश्यक है, जिससे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक धारिता को अनिवार्य। ये 2022 में जो यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन निकाला था वहाँ से आया है, ठीक है। ये उससे मैंने इसको दिखाया है और उसी से मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था 2500 प्लस भर्ती आई थी, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ से नोटिफिकेशन में जो गजट पास हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, क्या क्या नियम थे, क्या चीज़ें थी। लेकिन हमें देखिए क्या बात करना है, हाई स्कूल इंटर ये सब बातें बाद में, हमें बात किसके पर करना है, अनुभव के बारे में बात करना है। अनुभव क्या होना चाहिए, तो अनुभव के लिए क्या करा है, सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु के पास परिशिष्ट संलग्न 2 स्तंभ 4 के, ठीक है, यथाविहित कार्य करने अनुभव होना आवश्यक है। कई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग, ठीक है, उद्योग के लिए, ठीक है, देखिए उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विधिमान TIN और TAN, अभी मैं बता दूंगा कि TIN क्या होता है और TAN क्या होता है, संख्या होना आवश्यक है। संस्थाओं से अनुभव होने की स्थिति, अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता के अंतिम परीक्षण उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी ख्याति प्राप्त संस्था, विश्वविद्यालय, सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र कार्य की प्रकृति और कार्य की अवधि और अभ्यर्थी के संबंध वेतन अंतर्दृष्ट होना आवश्यक है। अब ये हो गई, मैंने पढ़कर बता दिया, आप समझिएगा। आप जिस भी प्रतिष्ठित संस्था से, चाहे यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय जैसे, या महाविद्यालय, या जिस संस्था से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, या जिस औद्योगिक संस्थान से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ठीक है, यानी जिस कंपनी से बनवा रहे हैं या जिस महाविद्यालय से बनवा रहे हैं या जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया है, वो भी संबंधित ट्रेड के बारे में वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उस अनुभव प्रमाण पत्र को कैसे बनना होगा। अगर आपने ITI कर लिया है, उसके तुरंत बाद आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिए, ITI करने के बाद आप ITI कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिए, वो भी संबंधित ट्रेड से पढ़ा रहे हैं, उसका अनुभव मान्य होगा। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उससे संबंधित ट्रेड से ही जॉब है। जिस ITI, जैसे आपने वेल्डर से ITI किया है, तो वेल्डर वाला ही जॉब आपने किया है, वो मान्य होगा। कब होगा, जब आपका ITI का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद आपने 1 साल या 3 साल का ITI वालों को करना है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया है, उसके बाद आपने जब जॉब शुरू की है और 3 साल की अवधि पूरी की है, ठीक है, या आप डिप्लोमा किए हैं और 3 साल की अवधि उस संबंधित ट्रेड से पूरा किए हैं, 2 साल की अवधि, और अगर आपने BTech किया है और उसके रिजल्ट आने के बाद आपने उस संबंधित ट्रेड से 1 साल का जॉब पूरा किए हैं, तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। और कहीं आपका बैक लगा हुआ है और आप जॉब भी कर रहे हैं, उस अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। या जैसे रिजल्ट बाद में आया और आप जॉब पहले शुरू कर दिए हैं, तो वो आपको मान्य नहीं होगा। आपके रिजल्ट आ जाने के बाद जो आपने जॉब किया है, और वो चाहे BTech वाले 1 साल किए हों, चाहे डिप्लोमा वाले 2 साल किए हों, चाहे ITI वाले 3 साल किए हों, वो रिजल्ट आने के बाद, अंतिम परिणाम आने के बाद, या CITS कर लिए हैं, जैसे हम CITS हम लोग कर रहे हैं, अभी CITS करने के बाद जो अंतिम प्रमाण पत्र आ जाएगा या रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आप जॉब करना शुरू करेंगे, तो अगर आप BTech के हैं तो 1 साल करेंगे, डिप्लोमा के 2 साल और ITI के 3 साल अगर कर लेते हैं, उसके बाद वो मान्य होगा, वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। अच्छा, उस सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, ज्वाइन करने की तिथि, ठीक है, ज्वाइन करने की तिथि,
अवधि भी होना चाहिए और मतलब आपने जब वहाँ से छोड़ा है, रिज़ाइन किया है, वो अवधि होना चाहिए। तो ITI के लिए 3 साल की अवधि होनी चाहिए, उसमें ज्वाइन करने की तिथि होनी चाहिए, छोड़ने की तिथि होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले का 2 साल का होना चाहिए, ज्वाइन करने की तिथि और 2 साल पूरा होने के बाद छोड़ने की तिथि होनी चाहिए, अंतिम तिथि। उसी तरह से बीटेक वालों का होना चाहिए। साथ में आपने कितना वेतन पर मंथ लिया है, वो भी उसमें संलग्न होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले कंडीशन में आपकी वेतन के बारे में या वेतन स्लिप जो होगा वो भी देखा जाए या बैंक अकाउंट भी चेक किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें मन है, वही मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ में लिखा हुआ साफ तौर पर ये यूपी के बारे में है, ये यूपी के बारे में है। कुछ जगहों पर जैसे हरियाणा में अप्रेंटिस को भी अनुभव में ले लिया गया है, ठीक है। अब हरियाणा जैसा क्षेत्र है वहाँ पर ले लिया गया है। एमपी में क्या कंडीशन है उसके बारे में अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको और भी जैसे बिहार में क्या एक्सपीरियंस का क्या कंडीशन है, एमपी में क्या कंडीशन है, उत्तराखंड में क्या कंडीशन है, अगर आप इस नीचे जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आप मैसेज करेंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया कि अनुभव किस तरह से करना है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में बता दिया है। इसको अपने डिटेल अपने पास रखिएगा, समझ लीजिएगा। आप किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है और किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। और मैं विषय संबंधी जैसे आपका जो वेल्डर ट्रेड है या फिटर ट्रेड है, किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है ज़रूर पूछिएगा। एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें आपको मार्क्स आने में प्रॉब्लम अगर होती है या पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। मैं इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दूंगा, मैं इनके बारे में बताऊंगा कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ना है और कैसे साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। साइकोलॉजी में आपको डिफिनीशन देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी के एप्टीट्यूड देखने को मिलेंगे, वो मैं सब बताऊंगा। आपको ज़रूरत आप मेंशन करिएगा, आप क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। आगे चल के मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कहानी की। मोटिवेटेड कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है और ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिएगा। एक कछुआ था, ठीक है, वो समुद्र के किनारे चल रहा था, ठीक है, बहुत ही मस्त मौले तरीके से समुद्र के किनारे चल रहा था। तो समुद्र के किनारे जब चल रहा था, समुद्र के किनारे क्या पाया जाता है, तो बालू पाया जाता है। तो उसके पैरों का छाप जो बन रहा था वो बड़ा अच्छा बन रहा था और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता था और बार बार पीछे मुड़ कर देखता था, अपने कदमों को देखता था, जो डिजाइन बन रहा था वो देखता था, ठीक है। उसको बड़ा सुंदर लगता था, बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, वो बहुत खुश था। और समुद्र के जो था कि समुद्र को अपना भाई, क्योंकि उसी में रहना है, तो वो उसका हितैषी था, समुद्र उसका मित्र था, तो बहुत खुश था और चले जा रहा था। लेकिन समुद्र की लहरें आती थी और उसके कदमों को मिटाकर चली जाती थी, जो उसने डिजाइन बनाया था मिटाकर चली जाती। बार बार जब वो प्रयास करता था और बार बार जब ये स्थिति आती थी समुद्र की कि वो मिटा देता था कदमों को, तो कछुआ बड़ा गुस्सा हुआ समुद्र से, बहुत ही गुस्सा हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ, कछुए ने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ और तुम मेरे कदमों के जो नक्शे हैं या जो डिज़ाइन है उसको तुम बार बार मिटा दे रहे हो, जिससे मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, उसी को मुझसे तुम छीन ले रहे हो, उसी को मुझसे तुम दूर कर दे रहे हो। तो वो बड़ा नाराज़ हुआ और वो जो स्थिति थी, जो कंडीशन था उस समय में, और या हम आप रहेंगे तो हमें आपको भी लगेगा कि यार ये तो सही बात है कि कोई अपने मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है और इतना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। अगर हम ही आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे और कोई उस पर पानी फेंक दे या कलर फेंक दे तो कितना ख़राब लगेगा। लेकिन चूंकि ये पहलू हमारा और उस कछुए का था, अब समुद्र का पहलू सुनिए। समुद्र ने कहा, क्या कहा कछुए से, कहा कि ये जो कदम के जो डिज़ाइन तुम बना रहे हो ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी रास्ते पर इसी कदम को देखकर जो मछुआरे हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन कदमों को नहीं मिटाऊंगा तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, वो तुम्हारा शिकार करेंगे, ठीक है। तब कछुए को बात समझ में आई कि कंडीशन कुछ भी हो, कैसा भी हो, थोड़ी देर पहले सोच लेना चाहिए कि हमें क्या, कब और कैसे उसका जवाब देना है। तुरंत किसी के अंदर कमी निकालना या तुरंत किसी के अवगुण को देखना
या तुरंत गुस्से में आ जाना या जज़्बाती हो जाना, ये ठीक नहीं है। थोड़ा अपने अंदर धैर्य बना के रखना चाहिए। हो सकता है कि ये जो कंडीशन आज हमें गलत लग रही है, कल यही कंडीशन हमारे अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाए, हमारे अच्छे भविष्य को बना दे। आज जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये बुरा इसलिए आ रहा है ताकि हम सतर्क हो सकें, ताकि हम इनसे लड़ सकें, हम समझ सकें और अच्छे काम करें और अपनी बुराइयों को अपने अंदर से निकाल कर एक दिन अच्छे की तरफ चलें। तब जब आप एक दिन जब अच्छे समय में चलेंगे, जब आप एक अच्छे वक़्त में पहुँचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि वो जो बुरा समय आया था, वो हमें सँभालने के लिए आया था, हमें सुधरने के लिए आया था। और जो व्यक्ति समझदार होता है, शांत होता है, वो इस मौके को, जो उसके साथ बुरा वक़्त आता है, उस मौके को भुनाता है, उस मौके पर शांत रहता है और धैर्य से काम लेकर आगे बढ़ता है और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन वही जो व्यक्ति गलत होते हैं, जो बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं या जो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं या मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं और वहीं से रास्ते से वापस हो जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो उसको थोड़ा बैठकर सोचिए, उसके दोनों पहलू को देखिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक पहलू हमको जब भी आप सिक्का उछालेंगे तो एक ही पहलू दिखेगा, दूसरा पहलू नहीं दिखता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जो पहलू सामने दिख रहा है, हमेशा जीत उसी की हो। हो सकता है कि जो पहलू नीचे है, उसकी जीत हो, ठीक है? या उससे हमें लाभ मिलने वाला हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हेड आने पर जो पहले हेड आ गया तो पहले बल्लेबाजी करेगा तो वही क्रिकेट जीतेगा। बॉलिंग करने वाला पहले बॉलिंग करने वाला भी बाद में मैच जीत जाता है। तो चीज़ों को समझिए, अपने आप को रोकिए। कहीं पर भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो थोड़ा शांत होकर सोचिए। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके बारे में भी सोचिए, ठीक है? शांत रहने की कोशिश किया करिए, धैर्य बना के रखिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।